अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा या जिसे किंगडम प्रोटिस्टा बुलाया जाता था। और इसके अंदर हमने बात करनी है पहले टॉपिक की जिसका नाम है प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट जिन्हें हम एलजी कहते हैं। तो एलजी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इस किंगडम के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये किंगडम क्या है और इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आप वैसे ले चुके हैं जब मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था तब थोड़ा सा, और चैप्टर नंबर 5 के अंदर जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी तब हमने इस किंगडम की बात की थी। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको डिवाइड किया जाता है 5 किंगडम्स के अंदर। उनमें से एक किंगडम आप बहुत डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं, उसका नाम था किंगडम प्रोकैरियोटिक, जिसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। उसके बाद बच गए 4 किंगडम। 4 किंगडम के अंदर एक फंजाई है, एक एनिमल है और एक प्लांट है। ये बड़े किंगडम्स हैं। अगर इन चारों में 3 ये और एक किंगडम प्रोकैरियोटिक, अगर इन चारों में कहीं पर भी कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फिट ना हो सके तो उसे लाकर डाल दिया जाता है इस किंगडम के अंदर जिसका नाम प्रीवियसली था प्रोटिस्टा, और उसके बाद जब मॉडिफिकेशन हुई तो इसका नाम चेंज होके हो गया प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है, तो ये किंगडम प्रोटोक्टिस्टा जो है ये बेसिकली एक रैग बैग है। ये एक ऐसा किंगडम है कि जिसके अंदर हर वो ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो कहीं पर और फिट नहीं हो सकता। तो इसी वजह से इसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि ये एक अननेचुरल ग्रुप है। आप प्लांट किंगडम उठाकर देखेंगे तो सारे के सारे एक जैसे आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। आप एनिमल उठाकर देखेंगे तो उनके फीचर्स कॉमन होंगे। आप फंजाई उठाकर देखेंगे तो उनके फीचर्स कॉमन होंगे। इवन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एक जैसे हैं, बट इस ग्रुप के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे। किस किस तरह के हैं भाई? तो इसके अंदर पहली बात तो यूकैरियोट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट सारे के सारे आपने सबसे पहले किंगडम में डाल दिए जिसका नाम मोनरा या किंगडम प्रोकैरियोटे है। तो इसके अंदर सारे यूकैरियोट्स आते हैं। ऐसे यूकैरियोट्स भी कि जिनको पहले जो है वो रिगार्ड किया जाता था एज प्लांट्स या एनिमल्स या फंजाई। तो एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई के एंसेस्टर के तौर पर या उनकी तरह के जो ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इनसे आगे जाकर प्लांट्स बने हैं या इनसे जाकर एनिमल्स बने हैं या इनसे आगे जाकर फंजाई बने हैं। बेसिकली किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर 2 बड़े ग्रुप्स हैं। एक है एलजी जो प्लांट लाइक हैं और एक है प्रोटोजोआ जो कि एनिमल लाइक हैं। फिर इसके अंदर एक छोटा सा माइनर से ग्रुप आता है ऑर्गेनिज्म का जिन्हें प्रीवियसली फंजाई के साथ रखा गया था, लेकिन उनकी कुछ फीचर्स जो है वो फंजाई से मैच नहीं करते थे जिसकी वजह से उन्हें भी उठाकर इस ग्रुप के अंदर फेंक दिया गया। इसमें आता है स्लाइम मोल्ड, ठीक है, या वाटर मोल्ड आते हैं। इनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं या डाइवर्सिटी भी कहते हैं कि इतनी तरह के डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। एक है हमारे पास प्लांट लाइक जिन्हें हम एलजी कहते हैं, एक फंजाई लाइक हैं जो प्रिमिटिव फंजाई हैं जिनसे कहा जाता है कि आगे जाकर जो मॉडर्न फंजाई हैं वो इवॉल्व हुए, और एक एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस हैं जिन्हें प्रोटोजोआ कहा जाता है। चूँकि इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो इससे इवॉल्व हुए होंगे, जितने प्लांट्स हैं वो इनसे इवॉल्व हुए हैं, तो इनका कॉमन एंसेस्टर होता है। लेकिन इस ग्रुप के अंदर जो है उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, कोई कॉमन आबा व अजदाद नहीं है। दैट इज़ वाई इस ग्रुप को कहा जाता है, इस किंगडम को कहा जाता है पॉलीफाइलेटिक, कि इसकी मल्टीपल चेन्स हैं। इसके अगर आप पीछे जाते जाएंगे तो आपको एक चेन नहीं मिलेगी बल्कि मल्टीपल चेन या मल्टीपल एंसेस्टर्स मिलेंगे। दैट इज़ वाई दिस किंगडम इज़ रिगार्डेड एज पॉलीफाइलेटिक। ओके, हमने जो आज डिस्कस करना है अभी वो है पहला ग्रुप जिन्हें हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस या इनका दूसरा नाम एलजी है। तो एलजी का शायद आपने नाम सुना हो 9th क्लास के अंदर, उसके बाद कभी शायद नाम ना सुना हो। 10th के अंदर तो बायो होती नहीं है। तो एलजी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता, उन्हें पता होता है बस कि ग्रीन होते हैं, लेकिन उसके अलावा इन्हें कुछ और आइडिया नहीं होता। देखिए, सबसे पहली बात, एलजी जो है ना ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है बट स्टिल दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। अगर तो ये प्लांट की तरह के ही होते तो फिर इन्हें प्लांट किंगडम में रखा जाता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि इनको अगर अलग रखा गया इसका मतलब यह है कि देयर आर डिफरेंसेस। तो एलजी और प्लांट्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और एलजी और प्लांट के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटीज़। देखें, सबसे पहली बात जो दोनों के अंदर कॉमन है वो है कि दे आर ग्रीन, और ग्रीन होने की वजह क्या है? दे हैव क्लोरोफिल। ठीक है, तो दोनों के पास क्लोरोफिल होता है और 2 तरह का क्लोरोफिल होता है। एक ए होता है जो मेन होता है और एक बी होता है जो एक्सेसरी होता है, जो एक्स्ट्रा होता है। दोनों के पास सेल वॉल होती है जो कि बनी होती है एक ही मटेरियल से जिसे हम कहते हैं सेलुलोज। दोनों जो हैं वो स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट भी स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और एलजी भी स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दोनों जो हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं भाई? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो ये दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं।
तो ये तो हो गई सिमिलैरिटीज, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिफरेंसेस के ऊपर। क्या डिफरेंसेस है भाई प्लांट्स और एलजी के अंदर, क्या वजह है कि इन्हें साथ नहीं रखा गया? तो यहाँ पर हम एलजी की बात कर लेते हैं और यहाँ पर हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं। देखिए एलजी जो है ना ये है मेनली एक्वेटिक, पानी में रहने वाले हैं, ठीक है। जबकि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल। प्लांट्स के अंदर बहुत थोड़े से प्लांट ऐसे हैं जो हाइड्रोफाइट्स हैं, जो पानी में रहते हैं। बाकी मेनली प्लांट्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल कंसिडर किए जाते हैं। सेकंड, एलजी जो है उनकी बॉडी जो है वो कहलाती है थैलस, थैलॉइड बॉडी होती है जिसके अंदर कोई ख़ास डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ठीक है, थैलॉइड बॉडी होती है। जबकि प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है किसके अंदर, प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर, रूट्स, स्टेम और लीव्स के अंदर, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें डिफरेंस की, एलजी की जो फर्टिलाइजेशन है यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है, फर्टिलाइजेशन जो है ये वाटर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि ये पानी में ही रहते हैं तो फर्टिलाइजेशन इनकी पानी पर डिपेंडेंट होती है। फर्टिलाइजेशन इज वाटर डिपेंडेंट, ठीक है। जबकि जो प्लांट्स हैं, मॉडर्न प्लांट्स की बात करूं मैं, जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स है, ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 में। इनकी फर्टिलाइजेशन जो है ये वाटर पे डिपेंडेंट नहीं होती, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर है। अच्छा, एलजी के अंदर क्या होता है, जो गैमेट्स है ना मेल की बॉडी से और फीमेल की बॉडी से वो बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आ जाते हैं तो वो जो फ्यूज़ होते हैं यानी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो पानी में होती है। अब जब ये फ्यूज़ होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट भी कहाँ बना, पानी में बना। यानी जाइगोट जो है वो पेरेंट की बॉडी के अंदर नहीं बनता, तो इसे हम कहते हैं जाइगोट इज़ नॉट रिटेन। इनका जो जाइगोट है वो प्लांट पेरेंट की बॉडी में रिटेन नहीं रहता और उसे उससे प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती, वो पानी में मौजूद है, ठीक है। जबकि प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर दोनों गैमेट्स बॉडी से बाहर नहीं आते। फीमेल गैमेट जो है वो फीमेल बॉडी में ही रहता है, जबकि जो मेल गैमेट है वो मूव करके आता है फीमेल के पास। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, फीमेल पार्ट के अंदर होती है, और जो जाइगोट बनता है वो भी वहीं बनता है, और जो एम्ब्रियो होता है वो भी वहीं रहता है। तो जाइगोट इनका रिटेन रहता है और प्रोटेक्टेड रहता है बाय फीमेल बॉडी, ठीक है। तो जाइगोट इज रिटेन। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ हो गए और कुछ डिफरेंसेस हो गए। आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या है भाई। एलजी जो है, एल्जिन का मतलब सीवीड होता है। एलजी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्यों एलजी जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, अपने लिए तो खाना प्रोड्यूस करते हैं, हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो अगर हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इसका मतलब हाफ ऑफ द ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर वो एलजी से हो रही है। प्रीवियसली एलजी को जो है वो प्लांट्स कंसिडर किया जा रहा था क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है और इनके पास क्लोरोफिल भी होता है एज एन एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। लेकिन फिर इन्हें प्लांट से अलग कर दिया। कि क्या डिफरेंस है, दे आर एक्वाटिक, प्लांट सारे के सारे टेरेस्ट्रियल होते हैं। अब ज़मीन की ज़िंदगी और पानी की ज़िंदगी बहुत डिफरेंट होती है। तो प्लांट्स के बारे में ख्याल यही किया जाता है कि ये एलजी ही हैं जो जिनका एक दिन जो है वो मूड हुआ कि भाई पानी के अंदर की ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो गई है तो हम ज़मीन की तरफ चलते हैं। तो जब वो ज़मीन पे आकर रहने लगे तो उन्हें प्लांट कंसिडर किया गया। तो अब जब ज़मीन की ज़िंदगी है वो पानी की ज़िंदगी से बहुत डिफरेंट है तो बहुत सारी मॉडिफिकेशन आ गई, स्ट्रक्चरल भी, केमिकल भी और रिप्रोडक्टिव भी मॉडिफिकेशन या एडेप्टेशन आ गई, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो डिफर हो गए या डिफरेंट हो गए एलजी से। मैंने बताया जाइगोट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड। एलजी के अंदर जो जाइगोट है वो पेरेंट की बॉडी में ना तो बनता है और ना ही प्रोटेक्टेड रहता है, जबकि प्लांट्स के अंदर वो बनता भी पेरेंट की बॉडी में और रहता भी वहीं है, प्रोटेक्टेड रहता है। अच्छा, एक और डिफरेंस है, प्लांट सारे के सारे अगर आप उठाकर देखें तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि एलजी जो है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं यानी कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। इनके पास जो पिगमेंट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल के अलावा कैरोटिनॉइड भी होता है जो ऑरेंज कलर का होता है, ज़ैंथोफिल होता है जो येलो कलर का होता है और फाइकोइरिथ्रीन जो कि रेड कलर का होता है। इनकी क्लासिफिकेशन जो होती है वो पिगमेंट कॉम्पोजिशन की बेस पर होती है, बट उसके बारे में हमने बात नहीं करनी है। हमारे पास दो एलजी हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं, एक क्लोरेला है और एक हमारे पास है अल्वा। पहली बात तो इनके दरमियान दो डिफरेंसेस आप अभी से माइंड में बिठा लें। क्लोरेला जो है ना ये फ्रेश वाटर है और ये यूनिसेलुलर है। कहाँ गया, फ्रेश वाटर है और ये है हमारे पास यूनिसेलुलर, ये वन सेल्ड है, ठीक है। जबकि जो अल्वा है ये मरीन है, खारे पानी में, समंदर के पानी में रहता है और ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अब इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। क्लोरेला जो है ये फ्रेश वाटर एल्जी है। कहाँ पाया जाता है, ये स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है, ठहरे हुए पानी में, पॉन्ड्स के अंदर या डिचेस के अंदर या पूल्स के अंदर
इसे इजीली कल्चर किया जा सकता है, इजीली ग्रो किया जा सकता है। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के 2 पॉइंट्स यहाँ पर देखें। ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो रिसर्च है उसके अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। एंड सेकंड, इसे ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड के तौर पर भी रिसर्च किया जा रहा है या इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी है या अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एक सेल के मुकाबले में, यूनिसेलुलर सेल के मुकाबले में, सिंगल सेल के हवाले से इसके अंदर जो फूड का कंटेंट है, प्रोटीन का कंटेंट है या न्यूट्रिशियस कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई इसे कंसिडर किया जाता है एज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड। ना इसकी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल है, जाहिर है अब एक सेल है तो सेल के अंदर जो जो चीज़ें पाई जाती हैं वो इसके अंदर भी पाई जाएंगी। स्फेरिकल सेल है, सॉलिटरी होता है, सिंगल होता है, यानी ये कॉलोनी बनाकर नहीं रहता। आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 6 के अंदर साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था, उसके अंदर हमने नॉस्टॉक की बात की थी, तो हमने देखा था वो कॉलोनी बनाकर रह रहा है। ये कॉलोनी बनाकर नहीं रहता, ये सॉलिटरी है, सिंगल रहता है। तो सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है, नॉर्मली सिंगल ही होता है। एक कप शेप क्लोरोप्लास्ट है, तो आपको ये जो नज़र आ रहे हैं धागे धागे सा बना हुआ है, ये पूरा जो है इसका ये क्लोरोप्लास्ट है। तो ये बेसिकली एक कप की फॉर्म में है, ये यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के साथ पायरेनॉइड जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये जो पायरेनॉइड है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च। इसके अंदर देखिए क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जब बन रहा होता है तो पूरा का पूरा ग्लूकोज तो इस्तेमाल नहीं करना होता, तो एनिमल क्या करते हैं, ग्लूकोज की लंबी चेन बनाते हैं जिसे आप ग्लाइकोजन कहते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, उसी ग्लूकोज की लंबी चेन बनाते हैं, उसे हम ग्लाइकोजन नहीं कहते, उसे हम स्टार्च कहते हैं। तो ये जो स्टार्च जमा हो रहा है ये किसके अंदर हो रहा है, एक अलग से बॉडी है जिसे हम कहते हैं पायरेनॉइड, तो ये इनके पास पाया जाता है। दैट्स इट। और क्या होगा सेल के अंदर, जो बाकी सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक गोल्जी बॉडी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यानी हर वो स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स होंगे, हर वो स्ट्रक्चर जो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है वो इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इनकी रिप्रोडक्शन के मेथड के ऊपर। तो भाई यूजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, तो इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। इनके पास मेथड जो रिप्रोडक्शन का है वो है एप्लानोस्पोर, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। क्या करते हैं भाई, ये हमारे पास इनका सेल है। देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल होता है ना, उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों आ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये है प्रोटोप्लाज्म। और अगर आप इसके साथ सेल मेम्ब्रेन को मिला दें तो ये कहलाता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो सिंगल सॉरी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और मेम्ब्रेन को भी अगर मिला दें तो हम उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो एप्लानोस्पोर कैसे बनते हैं, ये जो इसका पूरा प्रोटोप्लास्ट है ये टुकड़े करता है इसके, ठीक है, 8 से 16 के करीब ये टुकड़े करता है। ये हमने 8 टुकड़े कर दिए, ठीक है। हर टुकड़े के अंदर होता क्या है, एक न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो बेसिकली इसका डीएनए होता है, और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। हर टुकड़े के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल यानी डीएनए, क्योंकि जाहिर है अगर ये इसका सेल है और इसने 8 से 16 टुकड़े बनाने हैं, तो इसका जो डीएनए है ना, सबसे पहले ये अपने डीएनए के 8 से 16 कॉपी करेगा। हर टुकड़े के अंदर एक कॉपी जानी है डीएनए की और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जाना है। तो न्यूक्लियर मटेरियल यानी डीएनए जाएगा और साइटोप्लाज्म जाएगा हर टुकड़े के अंदर। उसके बाद इस टुकड़े के अराउंड बनाई जाएंगी लेयर्स, तो यहाँ पे बनाई जाएंगी वॉल्स, ठीक है। और वॉल बनाने के बाद अब ये स्ट्रक्चर जो है ये कन्वर्ट हो गया एक स्पोर के अंदर, और इन वॉल्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट स्पोर होता है। नाउ द पॉइंट इज़ कि ये एक नॉन मोटाइल स्पोर है, इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है, तो इनका नाम होता है एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर कहते हैं एक नॉन मोटाइल स्पोर को जो मूव नहीं कर सकता। तो कितने बन रहे हैं भाई, डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट है 8 से 16 के करीब डॉटर प्रोटोप्लास्ट बनते हैं, ये डॉटर प्रोटोप्लास्ट है। हर डॉटर प्रोटोप्लास्ट जो है वो अपने अराउंड एक वॉल बनाता है, जिसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर में। अब होगा क्या, ये बनने के बाद रिलीज़ हो जाएंगे। जब ये रिलीज़ हो जाएंगे तो ये पानी के साथ बहते हुए आगे चले जाएंगे, और जहाँ पर भी इन्हें मौका मिलेगा ये अपनी वॉल को रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद दोबारा से ये नया सेल बनेगा और फिर ये अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब दोबारा इसे रिप्रोडक्शन करनी होगी तो अगेन अपना पूरा जो प्रोटोप्लास्ट है उसके 8 से 16 के करीब टुकड़े करेगा, और 8 से 16 के करीब टुकड़े करने के बाद दोबारा से उनके अराउंड वॉल जनरेट करेगा और फिर से स्पोर्स बन जाएंगे। तो इस तरह से ये अपना नंबर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। इसके अंदर जूई स्पोर्स नहीं होते। जूई स्पोर का मतलब ऐसा स्पोर के जो मूव करने वाला हो, जिसमें फ्लैजिला लगा हो, और ना ही इनके अंदर गैमेट्स होते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो ये होता है तरीका इनके अंदर
रिप्रोडक्शन का। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो ये ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना ये खुद बनाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के 2 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ये यूज़ किया जाता है एज एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड, और तीसरा इससे एक एंटीबायोटिक मिलती है जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ को ट्रीट करने के काम आती है, उसका नाम है क्लोरेलिन। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लोरेला। ये हमारे पास क्लोरेला से रिलेटेड बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है बुक के अंदर। चलो भैया अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दूसरे एल्गी की जिसका नाम है अल्वा। अल्वा जो है इसके बारे में 2 बातें तो आपको पता है कि ये एक मरीन एल्गा है, और दूसरी बात कि ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, अल्वा को कॉमनली जो है वो कहा जाता है सी लेटस। ये सलाद के पत्ते की तरह होता है, तो समंदर के अंदर ऐसा लगता है सलाद के पत्ते बिखरे हुए हैं। ये ग्रो करता है अलॉन्ग द सी कोस्ट। ठीक है, कराची के अंदर मनोड़ा और किमाड़ी के जो कोस्ट है, साहिल है, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। इसकी बॉडी को मैंने पहले ही बताया था कि एल्गी की जो बॉडी होती है मल्टी सेलुलर बॉडी, वो कहलाती है थैलस, जो कि अनडिफरेंशिएटेड होती है, जिसके अंदर कोई रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते। तो ये बेसिकली एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है, मैं दिखाता हूँ अभी। 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये अटैच होता है रॉक के साथ या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बाय मीन्स ऑफ होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट जो है ये बेसिकली इसके कुछ सेल्स होते हैं जो कि थ्रेड लाइक होते हैं, लंबे लंबे से सेल्स होते हैं। इनकी मदद से ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ या किसी भी सरफेस के साथ अपने आप को अटैच करता है। अच्छा, अब इसकी जो बॉडी होती है ना वो 2 तरह की होती है, यानी अल्वा जो है ये 2 तरह का है, एक तरह का नहीं है। एक हमारे पास अल्वा होता है जिसके अगर सेल आप खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेंगे 26 क्रोमोसोम। ये वाली जो बॉडी है इसकी, इसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। और दूसरी तरह का अल्वा होता है जो जिसके सेल अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे 13 क्रोमोसोम। ये वाली जो बॉडी है इसकी, इसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का क्या कॉन्सेप्ट है ये अभी मैं बताता हूँ। मज़े की बात क्या है कि ये दोनों बाहर से देखने में एक जैसे नज़र आते हैं, यानी अगर मैं आपको ये दोनों लाकर दिखा दूं और मैं आपसे पूछूं कि ये स्पोरोफाइट है या ये गैमेटोफाइट है, तो आप बाहर से देखकर नहीं बता सकते क्योंकि दोनों एग्जैक्टली एक जैसे दिखते हैं। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक हम कहते हैं कि जब 2 बॉडीज़ जो हैं वो एक जैसे हों। हीट्रोमॉर्फिक हम तब कहते हैं जब 2 बॉडीज़ के दरमियान डिफरेंस हो। तो प्लांट्स के अंदर जो कंडीशन होती है, प्लांट्स की भी 2 बॉडीज़ होती हैं, एक स्पोरोफाइट होता है उनकी, एक स्पोरोफाइट और एक गैमेटोफाइट, लेकिन उनके अंदर डिफरेंस होता है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में, तो हम कहते हैं कि दे आर हीट्रोमॉर्फिक। अल्वा के अंदर जो है ये दोनों एक जैसे नज़र आते हैं, सो दिस इज़ नोन एज आइसोमॉर्फिक। अच्छा, अब इसकी लाइफ साइकिल जो है, चूँकि इसके अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, तो इसकी लाइफ साइकिल पे जाने से पहले तो मैं आपको ये डायग्राम दिखा दूँ। ये जो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अल्वा, और बाहर से देखकर आप नहीं बता सकते कि ये क्या है। अच्छा, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर हेयर लाइक सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं होल्ड फास्ट, जिनकी मदद से ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को अटैच करता है। तो बाहर से देख के आप इसे नहीं बता सकते कि ये इसका स्पोरोफाइट है या गैमेटोफाइट है, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली एक जैसे नज़र आता है। अच्छा, अब लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस, और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम स्पोरोफाइट के बारे में और गैमेटोफाइट के बारे में।